Good morning student. Today I am going to explain the lesson 2 of class 9th science. Lesson name is matter around us pure? I have already explained you about different types of mixture and how we can separate the particles of the mixture. Now I am going to explain the fractional distillation. The distillation method I have already explained. In this method, we can separate the components of a mixture containing two miscible liquid. ऐसे लिक्विड जो आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं जैसे एसीटोन और पानी, दैट बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन, जो अगर गर्म करे तो वो डीकम्पोज ना हो, ख़त्म ना हो, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, जैसे एसीटोन जल्दी बॉयल हो जाता है वाटर के मुकाबले, तो वो हमने अलग कर लिया था। लेकिन अगर अब हमारे पास ऐसे मिक्सचर हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तो उनको कैसे अलग करेंगे? उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर 2 और मोर मेजिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो आपस में घुले हुए हो लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो। जिनका 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस था उनको तो हमने सीधा डिस्टिलेशन से अलग कर लिया। अब कई लिक्विड ऐसे होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट उनका जो है कम होता है, उनमें जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से अगर कम हो तो हमने यूज करना पड़ेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैस फ्रॉम एयर। अब हवा में डिफरेंट तरह की गैस है, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो उनको अलग करने के लिए हमें ये फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन मेथड अपनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने पेट्रोलियम के प्रोडक्ट अलग करने हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तुम्हें पता है पेट्रोल में केरोसिन भी होता है, पेट्रोल, डीजल, कई पैराफिन वैक्स, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, इनको अलग करना है। द apparatus इज सिमिलर फॉर दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। इसका जो अपरेटस होता है डिस्टिलेशन जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और लगाना पड़ेगा, टू फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। तो जो डिस्टिलेशन फ्लास्क ये दिखा रखी है और इस कंडेंसर जो पहले यहाँ लगता था, अब उसमें एक कॉलम लगा देंगे जिसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, और उसमें कंडेंसर लगाएंगे जो उनको ठंडा करेगा, जो उसके भाप बन के आएगी, जो वाष्प आएंगे। ए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होती है एक ट्यूब होती है जैसे ये दिखा रखी, विच इज पैक्ड विद ग्लास बीड्स। उसमें जैसे कंचे होते हैं ना, ऐसे ग्लास के बीड्स, मोती होते हैं। दीज बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल। इससे उसको सरफेस एरिया मिल जाता है कि इनको जो वेपर ऊपर उड़ के आएंगे टू कूल, ताकि वे ठंडे हो जाएं और कंडेंस रिपीटेडली, और जल्दी जल्दी कंडेंस हो जाए। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हमने मान लो इसमें ले लिए वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया, उसमें एक थर्मामीटर भी लगा दिया। जब वे गर्म होंगे तो डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल होकर ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे वो ऊपर जाते हैं, यहाँ कंडेंसर में गए, ठंडे होकर इसमें आ जाएगा। अगर हमने इसमें 2 लिए तो एक इसमें आ गया और बाकी दूसरा नीचे डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा तो ये जो ग्लास बीड है वो हेल्प करते हैं, उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके नीचे ही भेज देते हैं वापस। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। अब हवा में जो एयर में मैंने आपको गैसेज बताई थी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 1% अदर गैस है, इनको अलग अलग करना हो हमें। एयर होमोजेनियस मिक्सचर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसी दिखती है, बस लगता है कि एक ही गैस है, लेकिन इसमें कई गैस होती हैं, तो उसे भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। अगर हम फ्लो डायग्राम देखें, जैसे ये एयर होती है, पहले उसे कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, उसके पार्टिकल पास पास लाए जाते हैं, फिर उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है, उसे कूल मीन्स ठंडा किया जाता है टेम्परेचर कम कम के। इससे क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कंप्रेस हो जाएगी, डिक्रीजिंग टेम्परेचर कम करोगे तो ठंडी हो जाएगी, जिससे एयर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एयर को आपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज़ को अगर आपने वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसे कंप्रेस करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। फिर इस लिक्विड एयर से आपको
अलाउ टू वार्म अप, उस लिक्विड एयर को हम गर्म करेंगे स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम ऐसा होता है जो ये दिखाया हुआ है, जैसे मान लो इसमें लिक्विड एयर है सारी जो डिफरेंट तरह के पार्टिकल है, फिर उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से गुजारते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे गर्म किया जाता है, इसमें डिस्टिलेशन कॉलम में से गुजरती है और उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। जैसे ऑक्सीजन है उसका -18.3 बॉइलिंग पॉइंट है, आर्गन का अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो ऑक्सीजन का -183, आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196। जो सबसे जल्दी जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट में नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है -196 और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है। नेगेटिव में उल्टा होता है, पॉजिटिव में तो जैसे बढ़ते हैं ना हम 1 2 3 तो 3 बड़ा है 2 से, लेकिन माइनस में उल्टा होता है, -1 लिखो -2 लिखो तो -1 बड़ा होता है -2 से। इसी तरह -196 छोटा है -183 से, तो -183 इसमें बड़ा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, ये ध्यान करना आप, माइनस के सामने में उल्टा हो जाता है। अगर हम इसकी परसेंटेज देखें कि एयर में कितनी परसेंट होता है तो नाइट्रोजन 78.1% होती है, ऑक्सीजन 20.9 जिसे हम 21% बोल देते हैं, और नाइट्रोजन को हम 78% बोल देते हैं, वापस लिखनी होती है 78.1, इसके एक्चुअली है। आर्गन 0.9% होती है। इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हम ऑक्सीजन गैस को अलग करना चाहें, जैसे आजकल ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की बहुत ज़्यादा नीड है, तो हमें उसे हवा में से अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे? वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज, तो हमें बाकी गैस उसमें से निकालनी पड़ेंगी। दिस एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो सबसे पहले उसे एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट किया जाता है। जो आजकल ऑक्सीजन को बनाने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर में भरने के लिए ऐसे ही किया जा रहा है, पहले एयर को प्रेशराइज किया जाता है, फिर उसे कूल डाउन किया जाता है, फिर उसे लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। इस लिक्विड एयर को अलाउड करते हैं टू वार्म अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, फिर उसे गर्म किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में से गुजारा जाता है। वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड, वहाँ पर ये गैस अलग अलग हो जाती है एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो अलग अलग होती हुई चली जाती है। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन गैस अलग होएगी, उसके बाद आर्गन और उसके बाद ऑक्सीजन गैस अलग होएगी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। जैसे ये था, अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन एयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें पहले नाइट्रोजन का नाम आएगा। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, किससे? आर्गन से, और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो सबसे कम ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है आर्गन से, और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट कम है ऑक्सीजन से। ये आपको सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर दिखा रखा है, एयर के कंपोनेंट कैसे अलग किए जाते हैं। जैसे पहले उसे जो एयर है उसे अंडर प्रेशर उसके पार्टिकल पास लेके आ जाते हैं, फिर उस हॉट एयर को कोल्ड किया जाता है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में, देखो यहाँ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। फिर उसमें से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को गुजारा जाता है यहाँ सेपरेटर में से, जो लिक्विड एयर है वो यहाँ पर अलग अलग होनी शुरू हो गई है, नाइट्रोजन आउट, आर्गन आउट, इस तरह से अलग अलग, और सबसे नीचे यहाँ ऑक्सीजन, और ये लिक्विड ऑक्सीजन शो कर रखी है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम दिखा रखा है, इसमें नाइट्रोजन सबसे ऊपर उसका, और आर्गन उससे नीचे, और ऑक्सीजन सबसे नीचे। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये यहाँ अलग हो जाती है।
मैंने आपको बताया था ना, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसलिए ऊपर दिखा रखी है। आर्गन का उसके नीचे है, और ऑक्सीजन का सबसे कम, तो यहाँ दिखा रखी है। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अगर हमने कॉपर सल्फेट में से प्योर कॉपर सल्फेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कॉपर सल्फेट जब हमें मिलता है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं, उनको कैसे अलग करेंगे। टेक सम अबाउट 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर मीन्स उसमें इम्प्योरिटी हैं, कुछ अशुद्धियाँ हैं, वो लो चाइना डिश में, डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिर उसे थोड़े से पानी में घोल लो। फिल्टर द इम्प्योरिटीज, और उसे फिल्टर कर लो फिल्टर पेपर में से। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, फिर उसे गर्म किया जाता है ताकि पानी उसमें से उड़ जाए। टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कब तक गर्म करेंगे, जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको जो उसमें सोल्यूट घुलना बंद हो जाता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। व्हेन नो मोर सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर, फिर जब ये सॉल्यूशन आपका बन गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर उसे कवर कर दो एक फ़िल्टर पेपर से। 2-3 घंटे 4 घंटे से छोड़ दो ठंडा होने के लिए। कुछ टाइम के बाद जो हमें उसके क्रिस्टल दिखेंगे कॉपर सल्फेट के चाइना डिश में, ये क्रिस्टल क्या है, प्योर क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। जो ये मेथड है किसी भी सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। पहले देखो सॉलिड फॉर्म में, पहले उसे लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, पहले उसमें पानी में घोल लिया जाता है, फिर उस पानी को उड़ाया जाता है धीरे धीरे गर्म करके। एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसमें अगर एक रोड ग्लास रोड डाल के देखोगे तो वो हल्का हल्का उस पर चिपकना शुरू हो जाता है, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। फिर उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है, कवर करके रख दिया जाता है फिल्टर पेपर से। कुछ टाइम के बाद आपको क्रिस्टल दिखाई देता है और वो प्योर क्रिस्टल होते हैं। प्योर इससे पता चलेगा कि उनकी शेप आलमोस्ट सबकी एक जैसी सेम दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड को साल्ट को भी प्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। साल्ट जो इम्प्योर होता है उसमें जब हमें समुद्र से मिलता है ना तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें भी ऐसे ही साफ़ किया जाता है। साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, जो साल्ट हमें सी वाटर से मिलता है उसमें मैनी इम्प्योरिटी, बहुत सारी इम्प्योरिटी होती हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। तो जो फैक्ट्रियों में जहाँ नमक बनता है वह क्रिस्टलाइजेशन मेथड से उनकी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, उन्हें अलग करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इसमें जो प्योर सॉलिड है उसे क्रिस्टल की फॉर्म में अलग कर लिया जाता है उसके सॉल्यूशन से। पहले उस प्योर सॉलिड, जो सॉलिड हमें मिला हुआ है जिसमें इम्प्योरिटी है, उसे पानी में घोलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उस पानी को उड़ाकर उसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। तो सिंपल की केवल उसको पानी उड़ा देना उससे बेटर है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कैसे बेटर है। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चर्न। अगर हम शुगर के क्रिस्टल ना बनाकर सीधा उसे पानी में घोलकर उसे उड़ाएं तो कुछ तो डिकम्पोज हो जाएगी, कुछ तो ख़त्म ही हो जाएगी, उसमें उड़ जाएगी, कुछ जल जाएगी ऑन हीटिंग जब हम उसे गर्म करेंगे तो। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, और कुछ इम्प्योरिटी उस सॉल्यूशन में भी रह सकती है जब हम उसे फिल्टर करेंगे। तो इवेपोरेशन से अच्छा कौन सी टेक्निक है, क्रिस्टलाइजेशन। इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। प्योरीफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र से जो हमें नमक मिलता है उसको प्योरीफाई करने के लिए। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम्स, जो फिटकरी होती है उसे भी ऐसे ही साफ़ किया जाता है फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। शुरू में जो उसका सैंपल मिलता है वो इम्प्योर होता है, फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन करके साफ़ कर लिया जाता है फिटकरी को, और इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड को ही अपनाया जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट अलग किया गया कॉपर सल्फेट के इम्प्योर सैंपल में से। ओके स्टूडेंट, आज हमने आपको क्रिस्टलाइजेशन मेथड तक पढ़ा है, उसे आप रीड कर लेना।